सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर अरविंद आप सभी लोगों का डॉक्टर अरविंद जीएस इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे तमिल ग्रंथों का। तमिल ग्रंथों का अध्ययन क्यों करेंगे? तमिल ग्रंथों का अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि हम ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक स्रोत में तमिल ग्रंथों का क्या महत्व है। ऐतिहासिक स्रोत में तमिल ग्रंथों का यह महत्व है कि इनके माध्यम से हमें सुदूर दक्षिण भारत के इतिहास तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम इनके विषय में कितना अध्ययन करेंगे? इनके विषय में यहाँ पे हम सिर्फ यह अध्ययन करेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कौन कौन से तमिल ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं और अधिकतर परीक्षा में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग किन चीजों का अध्ययन करेंगे, किन ग्रंथों के विषय में अध्ययन करेंगे? तो इसके अंतर्गत हम लोग संगम साहित्य का अध्ययन करेंगे, अकम के विषय में अध्ययन करेंगे, पूरम के विषय में अध्ययन करेंगे, शिल्पाधिकारम के विषय में अध्ययन करेंगे, मणिमेखला के विषय में अध्ययन करेंगे, पाटन के विषय में अध्ययन करेंगे और आदि इत्यादि अन्य बहुत से ग्रंथ हैं जिनके विषय में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कुरल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आइए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत के विषय में। दक्षिण भारत में अगर सबसे प्राचीन समय में जाया जाए तो जो उपलब्ध साक्ष्य हैं वह संगम साहित्य से संबंधित हैं। तो संगम साहित्य में संगम उनको क्यों कहा जाता है, साहित्य क्यों कहा जाता है? तो यहाँ संगम का तात्पर्य है सम्मेलन। संगम का तात्पर्य है सम्मेलन। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन दक्षिण भारत में हुआ था और जैसे इनमें से जैसे कपाटपुरम में हुआ था और कई जगहों पे 3 संगम हुए। कितने संगम हुए? 3 संगम हुए। इसमें से जो तीसरा संगम है उस तीसरे संगम में जो रचनाएं हुई उनमें कुछ राजवंशों और राजाओं के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है जिनकी ऐतिहासिकता भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए विशेष तौर से तीसरे संगम के भी जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हमें संगम काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम जाने कि जो यह संगम साहित्य है, संगम कालीन साहित्य है, यह संगम हुए कैसे थे। देखिए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कवियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में बहुत से कवियों ने भाग लिया और यह सम्मेलन कई सौ वर्षों तक चलते रहे थे और कई सौ वर्षों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई रचनाएं कवियों ने उपस्थित की और वह ही रचनाएं आज संगम साहित्य कहलाती हैं। और मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि संगम 3 ठो हुए थे। और जब हम संगम काल या दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे तब हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको अभी कपाटपुरम का नाम लिया तो इसी तरीके से संगम कहाँ हुआ था, किस राजा के अधीन हुआ था, कितने चेर राजा थे, कितने चोल राजा थे, कितने पांडे राजा थे, इन सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो संगम साहित्य में हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? संगम साहित्य में हमें 3 राजवंशों के विषय में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। एक चेर राजवंश, दूसरा चोल राजवंश और तीसरा पांड्य राजवंश। तीसरा पांड्य राजवंश। तो चेर, चोर, पांड्य राजवंशों का प्राचीन इतिहास हमको संगम साहित्य में मिलता है। अच्छा, यह जो संगम साहित्य है इसका क्या महत्व है, ये कैसे समझें? तो इसका महत्व आप बस इतने से समझ लीजिए कि जो संगम साहित्य है इसकी तुलना होमर के ग्रंथों से की जाती है। प्राचीन काल के होमर की रचना इलियड और ओडिसी है, उससे तुलना इसकी की जाती है। होमर भी बहुत प्राचीन समय के विद्वान थे और वह दक्षिण भारत के नहीं थे। जो होमर थे वह विदेशी विद्वान हैं और इन्होंने 2 रचनाएं की, इलियड और ओडिसी। तो इलियड और ओडिसी जो इन्होंने रचनाएं की वह बहुत प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इसी प्रकार से संगम साहित्य के विषय में भी कहा जाता है कि यह प्राचीन काल के ग्रंथ हैं और इनकी तुलना होमर के ग्रंथों से की जाती है। संगम साहित्य में किन चीजों के विषय में जानकारी मिलती है? संगम साहित्य में दक्षिण के राज्यों के विषय में जानकारी मिलती है। सुदूर आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें चेर, चोल और पांडे हैं। अब आप यह जानिए कि इस संगम साहित्य में हमको रोमन व्यापार क्या है? रोमन व्यापार का मतलब है रोम से होने वाले व्यापार के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। और संगम साहित्य से हमको कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं जो कि इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है? संगम साहित्य में जो काव्य है, जो काव्य प्रस्तुत किया गया है उससे हमें 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम अकम और दूसरे भाग को कहते हैं हम पूरम। तो
अकम में हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? अकम में हमको प्रेम प्रसंग से संबंधित काव्य प्राप्त होता है और इसमें विशेष तौर से इकोलॉजिकल जोन्स के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे जिस तरीके से प्रेम, बिछड़ना, मिलना, विरह इत्यादि होता है, उसी के तुलना में भौगोलिक इकाइयों का भी वर्णन किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। जैसे तिनाई, तिनाई क्या है? तिनाई इकोलॉजिकल जोन है, भौगोलिक इकाइयां हैं और ये इसमें कैसे, जैसे रेगिस्तान का क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र और क्या कहते हैं दलदली क्षेत्र, समुद्र का क्षेत्र, इस तरीके से हमको विभिन्न क्षेत्रों के विषय में जानकारी अकम से मिलती है और अकम में प्रेम प्रसंग से संबंधित वर्णन है। और जो पुरम है जन काव्य है, जन काव्य है। इसमें जन काव्य का तात्पर्य क्या हुआ? जन मतलब जनता से जुड़ा हुआ काव्य इसमें लिखा है। इसमें मुख्य रूप से युद्धों का वर्णन मिलता है, नीति शास्त्र का वर्णन मिलता है और इसमें समाज का वर्णन मिलता है तथा राजनीति का भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आपने अकम तथा पुरम के विषय में जाना और यह जो काव्य है अकम और पुरम 473 कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं और इस 473 में 30 महिला कवि हैं, 30 फीमेल हैं, 30 महिला कवि हैं और कुल 2381। तो इस प्रकार से आपने तमिल ग्रंथों के विषय में जाना और उसमें संगम काव्य के विषय में जाना। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे एत्तु तो कई। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, एत्तु तो कई। एत्तु तो कई क्या है? इसमें 8 पद का संग्रह है, इसमें 8 पदों का संग्रह है। एत्तु तो कई में क्या है? इसमें 8 पद संग्रह हैं, पदों के 8 संग्रह इसमें हैं। इसको सही से पढ़ना हो तो पदों के 8 संग्रह एत्तु तो कई में हैं। और एक है प तत्तु, पा तत्तु। पतत्तु पातत्तु क्या है? इसमें 10 संग्रह हैं पद के, इसमें 10 संग्रह मिलते हैं। ये जान लें कि ये जो पत्तु पातत्तु है इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसको 8वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया था या लिपिबद्ध किया गया था पतत्तु पातत्तु को। तो अगर कभी कोई पूछे कि पतत्तु पातत्तु की रचना कब हुई थी तो आप बताएंगे कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी और इसको लिपिबद्ध कब किया गया था? इसको लिपिबद्ध किया गया था 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपने पतत्तु पातत्तु के बारे में जान लिया। अब जानिए आप पट्टीनेडिकल पट्टीनेकल्ली कड़क्कु। पट्टीनेडिकल पट्टीनेकल्ली कड़क्कु। कड़क्कु पट्टीनेडिकल पट्टीनेकल्ली कड़क्कु जो है इसमें कुल 18 गीत हैं। इसमें कुल 18 गीत हैं। पट्टीनेडिकल पट्टीनेडिकल्ली कड़क्कु में कुल 18 गीत हैं। पट्टीनेडिकल पट्टीनेकल्ली कड़क्कु में कुल 18 गीत हैं। 18 गीत हैं। तो आपने एत्तु तो कई, पतत्तु पातत्तु और पट्टीनेडिकल पट्टीनेकल्ली कड़क्कु के विषय में यहां पर जाना। अब हम पाटन के विषय में जानेंगे कि पाटन क्या है। तो जो पाटन है, पाटन या वीर रस का काव्य है, या वीर रस का काव्य है और इसी को आप प्रशस्ति भी कह सकते हैं। पाटन जो है वह प्रशस्ति है या फिर कहिए वीर रस का काव्य है। तो कभी क्वेश्चन आएगा और पाटन ऑप्शन में रहेगा तो आप यह जानिए कि यह वीर रस का काव्य है।
थोड़ा सा यह जटिल अवश्य है, लेकिन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी इनका सही उत्तर देते हैं वह निश्चित तौर से अधिक अंक लाने में सक्षम होते हैं और कॉम्पिटिट करते हैं, अच्छी प्रतियोगिता करते हैं। तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब पाटन के बाद हम जानेंगे कि तिरुक्कुरल के विषय में। तिरुक्कुरल को कुरल भी कहते हैं और इसकी जो रचना है वह हुई थी 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में, सेंचुरी एडी में। जो तिरुक्कुरल है और जिसको कुरल भी कहते हैं, इसको तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं, बाइबिल भी कहते हैं। और इसी तिरुक्कुरल या कुरल को त्रिवर्ग में भी रखा गया है, त्रिवर्ग में के अंतर्गत रखा गया। त्रिवर्ग कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। इसमें धर्म को कहा गया अरम, अर्थ को कहा गया रुल और काम को कहा गया है कामम। तो इस प्रकार से तिरुक्कुरल के विषय में आपने जाना। इसको तमिल, यह बात याद रखिएगा कि इसको तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। तिरुक्कुरल के विषय में एक बात जान लीजिए कि इसको कहीं कहीं लघु वेद या पंचम वेद भी कहा गया मिलता है, इसकी तुलना की गई है ऐसी। तो तिरुक्कुरल अगर कभी बाइबल ना रहे, पंचम वेद रहे या लघु वेद रहे, तो आप लगा सकते हैं कि तमिल साहित्य का लघु वेद या तमिल साहित्य का पंचम वेद किसे कहा गया है, तो आप तिरुक्कुरल को सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। अब हम शिल्पाधिकारम और मणिमेखले के विषय में अध्ययन करेंगे। शिल्पाधिकारम क्या है? शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलंगो आदिगल ने। शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलंगो आदिगल ने। यह एक सन्यासी राजकुमार था। अब आप जानिए, यह तमिल साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है शिल्पाधिकारम। इसमें हमें एक बहुत ही मार्मिक कहानी मिलती है, जो कि जब हम संगम साहित्य पढ़ रहे होंगे तब उसके विषय में हम बताएंगे। और इलंगो आदिगल ने इसकी रचना की थी, यहां पे इतना ही जानना आवश्यक है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड भी कहा जाता है। होमर की दो रचनाएं हैं, ओडिसी और इलियड, तो शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड भी कहा जाता है। अब हम मणिमेखले के विषय में जानेंगे कि मणिमेखले में उसी कहानी को क्रमबद्ध किया गया है जो कहानी शिल्पाधिकारम में दी गई है, उसी कहानी के आगे की कहानी है। और शिल्पाधिकारम में आपको कड़ग्गी की विषय में कहानी मिलेगी और मणिमेखले में उससे आगे की कहानी मिलेगी। तो मणिमेखले की जो रचना की थी वो की थी सतनार ने, शीतलय सतनार। ये आप याद रखिएगा, सतनार ने मणिमेखले की रचना की थी। और मणिमेखले को तमिल साहित्य का क्या कहते हैं? ओडिसी कहते हैं, सी कहते हैं। कभी प्रश्न आए कि तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि मणिमेखले को तमिल साहित्य का ओडिसी कहते हैं। यह सिर्फ फैक्ट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं संगम साहित्य पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इनके अंदरूनी कहानी, जैसे मैं कड़ग्गी के विषय में पढ़ाऊंगा, कोवलन के विषय में पढ़ाऊंगा, और उनकी जो बालिका थी और जो क्या कहते हैं कोवलन के जो संबंध थे उन सब के विषय में मैं पढ़ाऊंगा, और उस समय के राजवंशों के विषय में पढ़ाऊंगा, तब मैं विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर बस आप इतना जानिए कि मणिमेखले की रचना सतनार ने की थी और यह तमिल भाषा का तमिल ग्रंथ में ओडिसी से इसकी तुलना की जाती है। मतलब ओडिसी की रचना किसने की थी? होमर ने की थी। और होमर के ग्रंथ ओडिसी से मणिमेखले की तुलना की जाती है और इलियड से शिल्पाधिकारम की तुलना की जाती है। अब हम पूर्व मध्यकाल के कुछ ग्रंथों के विषय में जानेंगे जो कि तमिल ग्रंथ हैं, और उनके अंदर किन तथ्यों का समावेश है उसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे।
तो पूर्व मध्यकाल में जो ग्रंथ तमिल क्षेत्र में थे उनके नाम कलम पक्कम, टुट्टू काव्य, ऊला, कोवई। कलम पक्कम में जो है वह उल्लेख जो मिलता है कि वह ऐसा उल्लेख है कि इसमें जो एक ग्रंथ की अंतिम पंक्ति जो होती है वही दूसरे या अगले ग्रंथ की प्रथम पंक्ति होती है। मतलब कि जहां से एक ग्रंथ समाप्त होता है वहीं से दूसरा ग्रंथ प्रारंभ होता है। कलम पक्कम की यह विशेषता आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा, टुट्टू काव्य के विषय में जान लें। प्रेम प्रसंग, प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया है। ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया है। ऊला में हमें देवताओं के प्रतिमा के जुलूस के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ऊला में। और कोवई जो है, कोवई में हमें एक पांडे शासक थे, उनका नाम था नेतुमरन। इनकी प्रशस्ति मिलती है और उसका नाम है पंक्ति का कोवई। पंक्ति का कोवई। दूसरी जानकारी जो कोवई के विषय मिलती है वो मिलती है मणिक वाचगर के रचना रुक कोवई यार। तो कोवई ऐसी रचनाएं हैं जिससे हमें कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जैसे मणिक वाचगर की तिरुक कोवैयार इसके अंतर्गत आती है। और एक पांडे शासक थे नेतुमरन, इनके पंक्ति को कोवई इनकी प्रशस्ति है, नेतुमरन की प्रशस्ति है या उनके प्रशंसा में लिखी गई है पंक्ति का कोवई। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जब यह रचनाएं उस काल की हैं तो इनमें उस काल के समाज का, धर्म का, अर्थ का और बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं का इतिहास संकलित होगा जिसका अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए एक इतिहास के विद्यार्थी को इन रचनाओं से परिचित कराया जाता है कि अगर कभी आवश्यकता पड़े और उसको अध्ययन करना पड़े तो उसको यह कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर हमें दक्षिण भारत का इतिहास जानना है तो हमको किन पुस्तकों का अध्ययन करना। हम वैष्णव अलवार संतों के विषय में अध्ययन करेंगे कि उनमें से कौन से वैष्णव अलवार संत प्रसिद्ध थे और जिनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। उसमें एक हैं पेलवार संत, दूसरे हैं पुतवार संत और तीसरे हैं कोई कैलवार संत। ये तीन ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई थी और इनकी रचनाओं से भी हमें दक्षिण भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 10वीं शताब्दी में दो नयनार संत प्रसिद्ध हुए। 10वीं शताब्दी ईस्वी में दो नयनार संत प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो नाथ मुनि ने नलमीरा दिव्य प्रबंधम की रचना की, नाम्बी अंडार नाम्बी ने तिरुतोंडार, तिरुवंततई और तिरुमुरई की रचना की। इस प्रकार से यह 10वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण भारत में की गई रचनाएं हैं नयनार संतों के द्वारा। इसके बाद अब आप कलिंग तुपर्णी के बारे में जानेंगे। कलिंग तुपर्णी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कलिंग तुपर्णी, इस रचना की विशेषता क्या है? इस रचना में कोलोतुंग प्रथम द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। ये कोलोतुंग प्रथम कौन था? ये चोल राजा था। कोलोतुंग प्रथम चोल राजा था। और इस कलिंग तुपर्णी की रचना किसने की? तो वह रचना की जय गोंडार ने। जय गोंडार ने कलिंग तुपर्णी की रचना की थी। और इसी जय गोंडार को कवि चक्रवर्ती भी कहते हैं।
इसी विजय गुंडार को कवि चक्रवर्ती भी कहते हैं। नंदी ककलंबकम जो रचना है वह पल्लव शासक नंदी वर्मन के वर्मन थर्ड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है इसमें, और यह इन्हीं की प्रशस्ति है, मतलब इन्हीं की प्रशंसा में लिखा गया है। हम पेरिय पुराणम के विषय में जानेंगे। पेरिय पुराणम की जो रचनाकार हैं वह सेकिल यार, और यह रचना की गई थी 12वीं सदी में। 12वीं सदी में यह रचना की गई थी। 12वीं सदी ईस्वी में पेरिय पुराणम की रचना की गई थी। यह एक नयनार रचनाओं का संग्रह है और इस रचना की विशेषता है कि भी तमिल भाषा में लिखी गई है। इस रचना की विशेषता है कि यह तमिल भाषा में लिखी गई है। अब हम वीर सोलियम के विषय में जानेंगे। वीर सोलियम के विषय में जानेंगे। एक चोल शासक था वीर राजेंद्र। इसी के उपलब्धियों का उल्लेख हमको वीर सोलियम में मिलता है और मुख्य रूप से व्याकरण ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से व्याकरण ग्रंथ है। वीर सोलियम के बाद ओट कुट्टन के विषय में जानेंगे। यह भी दक्षिण भारत के विषय में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और चोल शासक विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय के विषय में। ओटकुट्टन जो ग्रंथ है इसमें चोल शासक विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से यह आपको, अगर आप अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं वीडियो में, तो निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सब्र और धैर्य बनाए रखना एक सफल होने के लक्षण हैं। क्योंकि यह बहुत ही जटिल और थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था जिसका अध्ययन परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और तथा अपने प्रियजनों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।